हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज आपके कोर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेडागॉगी। ठीक है, ग्रेड 2 के लिए बहुत ही इजी है। वो अलग बात है कि आपने अपने दिमाग में बहुत टफ बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इजी है ना। और आपके लिए आपके कोर्स में जो वर्ग 2 का कोर्स है उसमें मैंने आपका लेटर का फोल्डर अलग बना रखा है, उसमें लेटर पढ़िएगा, नोटिस राइटिंग सब आ जाएंगे अभी, है ना। और ग्रामर का फोल्डर अलग है, उसमें ग्रामर पढ़िएगा, वोकेबलरी का फोल्डर अलग है। ग्रामर में आपके और भी चीज़ें ऐड करेंगे अभी, है ना। और वो जो नरेशन के जो वीडियो हैं ओल्ड, उनको भी अभी नए करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ होगा, डोंट वरी, और अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज इंग्लिश पेडागोगी, जिसका आपको कब से इंतज़ार था, काफ़ी समय से। तो आज वो घड़ी जो है आ गई है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपको कुछ बच्चे यहाँ पर दिख रहे होंगे, कैसे बढ़िया लग रहे हैं, प्यारे प्यारे, है ना। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, और ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। समझ गए। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश पैडागोगी में क्या होता है कि आपको ये जानना होता है। देखो, पैडागोगी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको ये जानना होता है इसमें किस तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे कि बच्चा कब से बोलना शुरू करता है ना। बच्चे की एज के बारे में पूछेंगे, अलग अलग जो उनकी उसकी अवस्था होती है उसके बारे में पूछेंगे, है ना। लर्निंग क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ें तो बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत करिए। आपके सिलेबस में देखिए लिखा हुआ है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो एक एक चीज़ का बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने इस वीडियो को ओपन किया, तो आपने इस वीडियो को ओपन किया तो क्या कुछ एक्वायर करने के लिए किया या कुछ लर्न करने के लिए किया, बताइए। बिल्कुल सही, आपने इस वीडियो को ओपन किया लर्न करने के लिए, क्योंकि एक्वायर तो आपने सब कुछ कर रखा है। अब जैसे ही आपने इस वीडियो को ओपन किया और मैंने बोला कि हेलो एवरीवन, तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, है ना। फिर आपने बोला कि, फिर मैंने बोला चलिए शुरू करते हैं, तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, है ना, क्योंकि आपने चीज़ों को एक्वायर कर रखा है ना। लेकिन अब आप केवल लर्न करना चाहते हैं कि मुझे सिखाइए। तो डिफरेंस क्या होता है एक्विजिशन और लर्निंग में। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो छोटा बच्चा होता है तो वो चीज़ों को एक्वायर करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके सामने आप कुछ भी हरकत करिए, है ना। जैसे आप ऐसे बैठे हैं तो अपने गाल पे, खुद के गाल पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारना शुरू करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब वो आपके सामने देखेगा तो उसके बाद में वो भी उसके खुद के गाल पे मारने लग जाएगा ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चा उस चीज़ को एक्वायर कर रहा है। और एक लर्न करना मतलब जब हम बच्चे को सिखाते हैं कि बोलो बेटा ए, तो कि ए, बोलो बेटा बी, तो कि बी, तो ये होता है उसको लर्न करवाना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन में। तो जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं। कोई, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इस बच्चे के साथ मत खेलने दो, हैं, ये सीख जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो बहुत गालियाँ देता है, तो अपन अपने बच्चों को उसके साथ में खेलने देते हैं क्या, नहीं खेलने देते। क्यों? क्योंकि ये उन चीज़ों को एक्वायर कर लेगा, ये सब सीख लेगा, है ना। वो उसको लर्न थोड़ी कर रहा है, वो बच्चा बिठा के उसको थोड़ी बोल रहा है कि चल तेरे को आज मैं 5 गाली सिखाता हूँ, है ना। पहले ये बोलते हैं, बाद में ये बोलते हैं, ऐसा थोड़ी करेगा। वो तो गाली बोलेगा तो ये सुनेगा, तो ये उसको एक्वायर करेगा। और एक लर्न करना क्या होता है, जो प्रॉपर वे में, जैसे कि मैं आपको लर्न करवाऊंगा कि चलिए पहले हम ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लर्निंग पढ़ेंगे, फिर एक्विजिशन पढ़ेंगे, ऐसे करके सिस्टमेटिक एक एक चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। लैंग्वेज वर्ड, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिंगवा और लिंग्वी। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि ये जो वर्ड है आपका, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आपके पास में आएगा कि द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिंगवा और लिंग्वी। ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, तो ये लेटिन वर्ड, याद रखिएगा, लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड लिंगवा और लिंग्वी। ठीक है, विच मीन्स अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग। अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग, यहाँ पे एक बात बताइए
कि लैंग्वेज वो होती है जो अभी यहाँ पर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, अब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ टंग से, तो क्या मैं अपने विचार को आप तक पहुंचा पाऊंगा? नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज अ थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है विथ द टंग, जिसको टंग के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है, उसे लैंग्वेज कहते हैं। और पढ़ते हैं, इट इज द एक्सप्रेशन, ये एक तरह से एक भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब कि जैसे एक बात बताइए, मैं आपको बोलता हूँ ना खाया खा, ना खाया खा, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप मैं पूछता हूँ खाना खाया, तो ये समझ में आ गया आपको। मैंने अभी आपको बोला कि खाना खाया, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। बोले नहीं मुझे भूख नहीं है। हैं सच में 4 जगह तो खाना खा के आ गई, हैं 4 जगह खाना खा के आ जाता आदमी, फिर क्या बोलता पता है? कि बोले नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज। ठीक है, तो खाना खाया ये आपको समझ में आया, लेकिन इसके पहले मैंने इसको इधर बोला था, मैंने कहा ना खा या खा, तो ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं था। समझ गए? तो जो लैंग्वेज होती है वो एक तरह से एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, एंड वी यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर थॉट एंड इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। हम लैंग्वेज का यूज करते हैं हमारे थॉट को एक्सप्रेस करने में, और सबसे बड़ी बात एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ए टीचर, आपने बोला हाँ ठीक है, मैंने बोला अ टीचर एम आई, है क्या बोले? मैंने कहा अ टीचर एम आई, बोले कि यहाँ कुछ आता जाता नहीं है क्या? समझ गए? तो एक सिस्टेमेटिक जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। लैंग्वेज इज अ मीडियम, देखिए लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है। आज आप और मैं दोनों के बीच में जो आप मुझे समझ पा रहे हैं, ये किसकी वजह से? ये लैंग्वेज की वजह से। तो ये एक माध्यम है थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस अ वंस आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। कई बार आप अपनी फीलिंग को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो किसके द्वारा पहुंचाते हैं? वो लैंग्वेज के द्वारा, है ना? जैसे सामने वाले ने फ़ोन लगाया हेलो, तो आपने कुछ बोला ही नहीं इधर से, फिर सामने वाले ने बोलो ना क्या हुआ, फिर आपने बोला कि कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बोला, फिर नहीं कुछ तो है, बोले कहे कुछ नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को लैंग्वेज के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अपने थॉट को पहुंचा रहे हैं, अपने आइडियाज़ को पहुंचा रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका क्या होता है? ये लैंग्वेज होता है। अभी इसको थोड़ा और समझते हैं। कुछ डेफिनेशन है इसकी जो कि इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड स्पेयर के अकॉर्डिंग, एडवर्ड स्पेयर ने जो कहा है उसे मुझे याद नहीं करना है, मुझे पढ़ना है। लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिक्टिव मेथड of communicating ideas, emotion and desire by means of system of voluntary produced symbols। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसा रट्टा मार लूँ, क्योंकि एग्जाम में लिखना तो है नहीं, निशान लगाना है। तो कभी पूछ लिया तो एडवर्ड स्पेयर ने जो कहा था उसमें कुछ वर्ड आए थे, जैसे प्योरली, जैसे नॉन इंस्टिक्टिव, जैसे कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशन एंड डिजायर। ऐसा याद रखना है, ठीक है? ग्लीसन ने कहा था, ग्लीसन ने कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ग्लीसन ने कहा था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। भैया ग्लीसन ने कहा था कि लैंग्वेज जो है ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म, है ना, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है ये। मानव का जो व्यवहार होता है ये पता चलता है लैंग्वेज के माध्यम से। जब वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी के, मैं 5 मिनट अगर किसी के पास बैठूं तो मैं पता कर सकता हूँ कि ये किस प्रकार का आदमी है। कैसे? उसकी बातों से, वो क्या बात करता है, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का आदमी है। समझ गए? तो ये इन्होंने कहा था। आपको इनको रट्टा नहीं मारना है, याद रखना है। अभी वर्ग 1 का एग्जाम हुआ, उसमें मैं आपको बता दूं कि 150 में से 134 नंबर लोगों ने कवर करे, 134, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में। कैसे करे? वो इसलिए करे क्योंकि जैसे एग्जाम में गए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो उनको पता है, तो फट से निशान लगा दिया, 10 सेकंड में निशान लगा दिया। नरेशन के 10 क्वेश्चन आए थे, जैसा मैंने ट्रिक बताई थी कि कैन कुड मे माइट अखियों से गोली मारे, सब फिट बैठ गया वहाँ पे, फट फट अखियों से गोली मार दी। 1 मिनट में 10 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 1 घंटे पहले लोग फ्री हो गए। मतलब एग्जाम ये कभी हो सकता है कि आप एग्जाम देने गए और फ्री हो गए? फ्री तो आखिरी टाइम तक नहीं होता आदमी, लेकिन 1 घंटे पहले फ्री हो गए और नंबर आए 134, 124, 122, 114।
समझे? और जो मैंने कोर्स में बताया था उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, ऐसे कैसे छप गए। तो अगर आपको एक बात बताओ, एग्जाम में आपसे पूछा है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले सर का नाम है श्याम सर, दीपक सर, कुलदीप सर, मोहित सर, समझ गए? तो वहाँ क्या आप यूँ करोगे, हम इंग्लिश पढ़ाने वाले, वो कब करना पड़ेगा जब आपको याद ही नहीं है। लेकिन आपको पता है तो आप ऑप्शन ढूंढोगे, श्याम सर कहाँ है, श्याम सर कहाँ है, ये रहे। बात समझ गए? तो यही होता है एग्जाम में, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो निशान लगाओगे फटाफट, मज़ा आएगा, फीलिंग आएगी। और जब पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर लगेगा बहुत टफ है। टफ क्या होता है बताइए आप? टफ कुछ नहीं होता है, बस आपको पढ़ के जाना होता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतिहास में पहली बार 150 में से 134 नंबर आए हाईएस्ट, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में, 16 नंबर कटे बस, है ना? और एक और सबसे बड़ी चीज कि 1 घंटे पहले लोग फ्री हो गए, है ना? तो पढ़ के जाना पड़ता है। चलिए, और वो भी अच्छे से। आगे एक और डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एलन, एलन ने क्या कहा है? एलन ने कहा है कि भैया लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट। जो लैंग्वेज है ना, वो एक तरह से, वही सब एक ही बात कह रहे हैं, बस घुमा फिरा के, कोई इधर से कान पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है। बात तो वही है कि लैंग्वेज जो है वो एक मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट, अपने थॉट को कम्युनिकेट करने का एक मीन है, बस। ठीक है? अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश हैज़ 5 वोवेल्स। इंग्लिश में कितने वोवेल हैं टोटल? 5 वोवेल। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26। तो ये होते हैं राइटिंग में। लेकिन अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड में है ना, जो टोटल जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। मतलब कि टोटल अल्फ़ाबेट तो 26 है, लेकिन उन अल्फ़ाबेट के जो साउंड निकलेंगे ना, वो निकलेंगे 44। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप उसमें देखोगे कि साउंड में वोवेल 20 निकलेंगे। बोले सर वोवेल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये होते हैं भैया राइटिंग में। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो राइटिंग में होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वोवेल आपके 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट आपके 24 होते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? किसी के जीवन में कोई तकलीफ? ठीक है? तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो वोवेल होते हैं वो 20 होते हैं, है ना? और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24 होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं आपके? 26। बोलो, इस बात से सब हाँ करते हैं कि टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, है ना? लेटर्स जो होते हैं। अब ये जो आपके लेटर्स की बात करें तो ये कितने हो गए भैया? 26। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड हो गए आपके कितने? 44। कितने साउंड हो गए आपके? 44 साउंड हो गए। ठीक है? अब इन 44 साउंड की अगर बात करें तो इनके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो आपका हो गया कॉन्सोनेंट। देखिए ये साउंड की बात है ना, यूं कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन यहाँ पर साउंड की बात करें तो जो कॉन्सोनेंट हैं वो होते हैं 24, और जो वोवल होते हैं वो होते हैं आपके कितने? ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जो वोवेल होते हैं ना आपके, वो बनते हैं आपके कितने? 20। ठीक है? अब यहाँ पर जो वोवेल होते हैं इसमें भी फिर दो खुलते हैं आपके, एक होते हैं मोनोप्टॉन्ग्स और एक होते हैं डिप्टॉन्ग्स। बोलो, समझ में आ गई बात? एक मोनोप्टॉन्ग्स होते हैं, एक आपके डिप्टॉन्ग्स होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? ये वोवेल के अंदर होते हैं। तो जो मोनोप्टॉन्ग्स होते हैं वो होते हैं आपके 12, और जो डिप्टॉन्ग्स होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 8। ये सब मैं बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो वापस से देखिए, जो लेटर तो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन उन लेटर से जो साउंड होते हैं, साउंड निकलते हैं वो 44 होते हैं। उन 44 साउंड में जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 24 होते हैं, और जो वोवेल साउंड होते हैं वो 20 होते हैं। फिर वोवेल साउंड के अंदर अगर बात करें तो मोनोप्टॉन्ग्स, ये मोनोप्टॉन्ग्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिससे एक साउंड निकलता है केवल, और डिप्टॉन्ग्स का मतलब होता है डबल, जिससे दो साउंड निकलते हैं। मतलब कि ऐसे वोवेल जिससे दो साउंड निकलते हैं तो वो होते हैं डिप्टॉन्ग्स, ऐसे 8 होते हैं। ऐसे वोवेल जिससे सिंगल साउंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उससे उसे बोलते हैं मोनोप्टॉन्ग्स, मतलब सिंगल।
बोलो इतना समझ में आ गया? इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात बताऊं, इसको हम प्योर साउंड भी बोलते हैं, प्योर, और इसको हम बोलते हैं इम्प्योर साउंड, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इधर वाले आपके प्योर साउंड होते हैं, वो उधर वाले आपके कौन से साउंड होते हैं भैया? इम्प्योर साउंड। बोलिए, किसी के जीवन में कोई तकलीफ? ठीक है। अब यहां पे बात करें तो इनके अंदर फिर और होते हैं, लॉन्ग वोवेल होते हैं, ये मोनोप्टोंग्स के अंदर होते हैं। मोनोप्टोंग्स के अंदर लॉन्ग वोवेल, क्योंकि एक एक ही साउंड निकलता है, और एक होता है शॉर्ट वोवेल, शॉर्ट वोवेल। तो देखिए, जो लॉन्ग वोवेल होंगे ना वो होंगे आपके 5, और जो शॉर्ट वोवेल होंगे ना वो होंगे आपके 7। हो सकता है आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं एक पिक्चर बताऊंगा, उसमें सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर इसको जैसा भी लिखना है आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, एम्प्योर वोवेल को एक ग्लाइड भी बोलते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए तो, क्योंकि आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए वापस से एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट की में लेटर्स की बात करें तो वो 26 होते हैं, लेकिन उनके साउंड 44 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। वोवेल साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं। वोवेल साउंड में फिर दो प्रकार के साउंड होते हैं। मोनोप्टोंग्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसमें सिंगल साउंड निकलता है। डिप्टोंग्स का मतलब होता है डबल, इसमें दो साउंड निकलते हैं। जो मोनोप्टोंग्स होते हैं इसमें फिर लॉन्ग वोवेल होते हैं, जिसमें लंबा वोवेल लंबा जाता है। एक शॉर्ट वोवेल होते हैं। जो लॉन्ग वोवेल होते हैं वो होते हैं 5, और जो शॉर्ट वोवेल होते हैं वो होते हैं 7। इतना क्लियर? बोलो, किसी के जीवन में कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ाएं गाड़ी को। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये आपके क्या है पता है? ये आपके मोनोप्टोंग्स हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, जैसे आपने सुना होगा मोनोपोली। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, जो मोनोप्टोंग्स है इसमें लॉन्ग वोवेल कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4 और 5। ये इनको याद मत करना, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि लॉन्ग वोवेल कितने होते हैं, शॉर्ट वोवेल कितने होते हैं, मोनोप्टोंग्स कितने होते हैं, डिप्टोंग्स कितने होते हैं, ये याद रखना है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवेल कितने होते हैं, बाकी इनको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब जैसे कि लॉन्ग वोवेल, लॉन्ग वोवेल जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट वोवेल है ना, जैसे शीप, शीप मतलब जहाज, और एक ये शीप, शीप, इसमें थोड़ा सा साउंड लंबा जा रहा है ना, शीप, और इसमें शीप, जैसे इसमें गुड, और इसमें शूट, गया लंबा ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें आ, ये कैट हो गया, है ना। ये फार, फार में थोड़ा लंबा जाता है, ये ऐसा रहता है। और बाकी आप देखेंगे शॉर्ट वोवेल, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। समझ गए? इनको याद नहीं करना है, बस ये ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मोनोप्टोंग्स आपके हो गए टोटल 12, डिप्टोंग्स हो गए आपके 8, है ना। और मोनोप्टोंग्स में जो है अभी मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट वोवेल जो होते हैं वो 5, और जो लॉन्ग वोवेल होते हैं वो 7। और इसको एक और क्या बोलते हैं हम भैया? मोनो मतलब सिंगल, या सिंगल वोवेल, या प्योर वोवेल, इसको बोलते हैं इम्प्योर वोवेल, और एक ग्लाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से डिप्टोंग्स बता देता हूँ। देखो, ये हो गए आपके डिप्टोंग्स। अच्छा, ये सब क्या है? ये फोनेटिक्स है, एक तरह से फोनेटिक्स आप समझते होंगे, है ना। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। ये देखो, ये डिप्टोंग्स है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है डिप्टोंग्स कितने होते हैं। ये देखिए, ये साउंड है यहाँ पर, जैसे आ, ऊ, ये जो साउंड जो होते हैं ना वो सब चीज़ें इसमें होती है। बोलो, ये चीज़ क्लियर हो गई, है ना। जैसे टंग को लो करना है, टंग को हाई करना है, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लैंग्वेज फैमिली के बारे में थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज फैमिली की अगर बात करें तो इसमें अबाउट 1600 लैंग्वेजेस हैं, अबाउट, है ना, आर स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है पता है? 1600 लैंग्वेज बोली जाती है ऑन एवरेज। इसके बाद अगर बात करें तो देर आर 22 मेजर, देर आर 22 major languages in India, written in 13 different scripts with over 720 dialects, 720 डायलेक्ट्स। अब आप ये बोलेंगे सर डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत आता है आपके। डायलेक्ट्स का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति केरला का है और वो व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है, और एक मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, एक आदमी जो राजस्थानी है वो अंग्रेजी बोल रहा है, एक आदमी जो कहीं और का है वो अंग्रेजी बोल रहा है, तो आप देखेंगे ना तो बोल तो अंग्रेजी रहे हैं, लेकिन सबके साउंड अलग अलग आते हैं।
तो वो जो साउंड होते हैं ना, वो उनके उस लैंग्वेज के हिसाब से आते हैं, जैसी लैंग्वेज वो शुरू से बोल रहे हैं। जैसे आप केरला के किसी इंसान से अगर अंग्रेजी सुनेंगे तो लैंग्वेज केरला में ही आएगी, अंग्रेजी जो आएगी ना वो उसमें केरला ट्यून मिल के आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर मालवा ट्यून मिल के आएगी, मैं मालवा का आदमी हूँ, तो मालवा ट्यून मिल के आएगी, तो वो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन आप अगर किसी, मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें कोई केरला के व्यक्ति और इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो आप बोलोगे अरे कैसे बोल रहा है यार, तो वो उसके हिसाब से सही है, समझ गए, वो वहाँ के लोगों को बढ़िया लग रहा है। तो ये डायलेक्ट्स होते हैं, मतलब अंग्रेजी एक ही है लेकिन अलग अलग साउंड आ रहे हैं सबके। तो ये इस प्रकार से 720 डायलेक्ट्स होते हैं, टोटल 1600 लैंग्वेज आपकी। ठीक है। इंग्लिश कम्स इन इंडिया इंडो यूरोपियन फैमिली। ये इंग्लिश किससे आई है भैया? इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन में कौन कौन होता है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये सब इंडो यूरोपियन है। और एक द्रविडियन में क्या आता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, चलो आगे बढ़ा दे। अब इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है देखिए, तो ये याद रखिएगा कि ये एक तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पता ही है हमको। सिंबॉलिक होती है, डायनामिक होती है ना, सिंबल होते हैं ना इसमें, और डायनामिक होती है, थोड़ी सी टफ होती है ना। लैंग्वेज भाई सीखना पड़ती है ना इसको। आप कई बार बोलते हो यार ये तो अंग्रेजी तो बड़ी कठिन है यार, कितनी प्रॉब्लम आती है आपको कई बार। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर में चलती है। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, ऐसा नहीं बोल सकते बॉय इज़ अ राम गुड, गड़बड़ हो जाएगा ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर का एक फॉर्म होता है लैंग्वेज, है ना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन देने का मीडियम होता है। और एक ये आर्बिट्री होती है, ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए फैन, तो ऐसा थोड़ी कि जैसा मैं लिखूंगा वैसा वो वस्तु इससे मैच करेगी, समझ गए। तो ये होता है आर्बिट्रेरी, मतलब इसका लिखने से और दिखने से कोई मेल मिलाप नहीं होता है, बराबर। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अब बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो ये तो आपका क्या हो गया, अभी मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया। अब मैंने क्या बोला था, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में कैसे साउंड क्या होता है, वो सब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। तो देखिए जो छोटा बच्चा होता है वो चीज़ों को एक्वायर करता है। एक्वायर का मतलब होता है कि आपको देख के सीखेगा वो, उसको आपको सिखाना नहीं पड़ता है ना। वो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हम अस्पताल में जैसे गए, तो अस्पताल में मान लो कि जैसे वो बच्चा पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद में फिर वहाँ पे मिलने आएंगे, बोले बेटा मैं तेरा पापा, मैं तेरा पापा, तो ये कौन है यार, ये कहाँ से आ गए, है ना। फिर एक और आई, बोले बेटा मैं तेरी बुआ, बोल बुआ जी, बोल बुआ जी। तो वो बच्चा बोले क्या है, वो कैसी औरत है ये, बुआ जी समझ में आ तो गया मेरे को एक बार, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो जब सुनेगा कि बुआ जी वो ऐसा ऐसा मुंह बना रही है, तो धीरे धीरे वो भी एक दिन बोलेगा, बोले बुआ, तो बुआ जी की खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से एक्वायर है, ये सिखानी नहीं है वो उसको, वो खुद से एक्वायर कर रहा है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चे के सामने मत करो, है ना। कोई भी जैसे मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, या कुछ ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो कि बच्चों से नहीं करवाना है आपको, तो आप एकदम से बच्चे के सामने मत करो, क्योंकि बच्चे के सामने अगर वो करोगे तो वो देखेगा कि यार ये ऐसे कर रहे हैं तो फिर मैं भी ऐसा करूँगा। तो ये चीज़ होती है ना। जैसे कि मैं जब वो हमारे काव्या छोटी थी, तो हम कुछ बात करते थे, मान लो मैंने, मेरी वाइफ, तो मेरी जो वाइफ है वो मेरे को धीरे से बोलती थी, "श्श, अभी मत बोलो।" क्यों? बोले ये टेप रिकॉर्डर है, ये सब टेप करेगी। तो उसको हम सिखा थोड़ी रहे बैठ के, बोल बैठ बेटा सीख, वो सब एक्वायर कर रही है, और वो करके न सब परोस देती जाके कि बोले पापा ऐसे कह रहे थे, मम्मी ऐसी बात कर रही थी। तो उसके सामने वो खुद ही कह देती है, बोले चुप रहो, क्योंकि ये एक्वायर करेगी। तो वो होता है एक्विजिशन। चलिए एक्विजिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है वास्तव में? लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है ना, व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस। अब यहाँ पर देखिए सबकॉन्शियस का अर्थ क्या होता है। एक माइंड होता है हमारा जो कि होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी सांसें, आप जब सो जाते हो रात को, तो जब आप सो जाते हो रात को, तो क्या आपकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सांस लेना भूल गए आप, सांस लेना ही भूल गए, सांस नहीं, सॉरी, सांस, है ऐसा होता है कि एकदम से नींद खुली, क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं तो सांस लेना ही भूल गई आज तो। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस मतलब वो ऑटोमेटिक है। जैसे आप लोग खाना, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा थोड़ी इधर देख देख के पढ़ा रहा हूँ कि मैं इधर देख लूँ उधर देख लूँ, क्योंकि अब ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में चली गई है।
अब मैं अगर मेरे को यहाँ खड़ा कर दो, मैं 12 घंटे तक वो पढ़ाता ही रहूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं भले उधर भी नहीं देखूंगा ना, तो इधर खड़े खड़े मैं आपको कई वर्ड पढ़ा दूंगा, कई सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस में चली गई। समझ गए? तो आपकी भी जाएगी, लेकिन जब आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करोगे, अभी आपके ये कॉन्शियस में जा रहा है। अभी आप इसको दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, जब 4 5 बार पढ़ोगे तो ये आपके जहन में उतर जाएगा। तो वो बोलते हैं ना जहन में उतरना, तो वो होता है सबकॉन्शियस। तो ये जो एक्विजिशन होता है ना, ये एक तरह से सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। तो ये एग्जाम में वर्ड आ सकता है, याद रखिएगा सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर। अब देखिए, ये तब होती है जब हम अवेयर नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि महिलाएं खाना बनाती है, तो जब वो खाना बनाती है, तो खाना बनाते बनाते ऐसे सोचती है क्या कि पहले क्या करना है, हाँ पहले आटा लगाऊं, आटा लग गया, अब क्या करना है, हाँ अब इसके गोले बनाऊं, गोले बन गए, अब क्या करना है। कुछ नहीं करती है वो, इधर लड़ती भी रहती है सबसे ने, घर में सबकी माथाफोड़ी चलती रहती है, नहीं इतने में खाना भी बन जाता है। तो खाना कैसे बन गया? वो सबकॉन्शियस से बन गया, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो, है ना। तो अनअवेयर, अब हम अवेयर नहीं थे ऑफ ग्रामेटिकल रूल। इसमें देखिए ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, इसी को बोलते हैं एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन देयर होम बाय मदर फादर इन्वायरमेंट, बोला था मैंने, जब बच्चा मम्मी से जो सीखता है, पापा से सीखता है, बुआ जी से सीखता है, फूफा जी सीखता है, वो सब क्या होता है? वो सब ऑटोमेटिकली होता है। तो ये होती है एक्विजिशन। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज जो होती है वह होती है आपकी लर्निंग, जैसे आप अंग्रेजी सीखते हैं तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है ना। मदर टंग, ये मदर टंग जो एक तरह से घर पे सीखता है बच्चा, है ना, मातृभाषा, ये एक नेटिव लैंग्वेज होती है ना। एंड नेचुरल लैंग्वेज, ये नेचुरल लैंग्वेज होती है। घर में आपकी जैसी लैंग्वेज चलेगी ना, वैसा ही आप सीखते जाएंगे। मतलब आपके घर में, घर वाले, जैसे मैं मालवी बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे घर में मालवी चलती है, सब मालवी बोलते हैं, तो मैं भी मालवी बोलता हूँ। ठीक है, अब ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है जो कि हर व्यक्ति समझ पाए। ये तो जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति ये समझ जाएगा, मालवी लैंग्वेज सब थोड़ी समझ पाते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया नेचुरल है कि अननेचुरल है। तो कि भैया जो एक्विजिशन है ना, वो नेचुरल है, और जो लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग, वो अननेचुरल है, उसको सीखना पड़ता है। इट कम्स अंडर एन इनफॉर्मल सिचुएशन, है ना, विच मीन्स नॉट प्लान। आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसको प्लानिंग, देखो इसके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन जाएंगे कि ये प्लानिंग करके होता है या बिना प्लान के। तो भैया ये विदाउट प्लान के होता है, नॉट प्लान। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल सिचुएशन होती है, ये फॉर्मल नहीं होती है। बच्चों को जो घर से सीखते हैं वो फॉर्मल नहीं होता है, फॉर्मल तो स्कूल में होता है, चलो ड्रेस पहन के आओ, चलो खाना ऐसे नहीं खाना बेटा, ऐसे नहीं बोलना, वो चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए स्टेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन की। मतलब लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। लैंग्वेज जो बच्चा एक्वायर करता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो कोइंग, 6 वीक, जो जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा हो जैसे आजकल बच्चे होते हैं तो उसके बाद में 15 डेज कंप्लीट, है ना, वो स्टेटस वगैरह डालते हैं ना, वो बच्चा 15 दिन का हो गया, नहीं 15 डेज वाला तो अभी नहीं आया, अब आएगा थोड़े दिन बाद। अभी तो 1 मंथ आ रहा है, 1 मंथ कंप्लीट। उसके बाद उसके फूल वूल बिछाएंगे, फोटो वोटो डालेंगे। एक समय था पुराना कि जब बच्चे पैदा होते थे ना, तो उनके मुंह पे उससे काजल लगाते थे, इधर से उधर से, इधर से उधर से, पूछो ही मत, बेचारा पूरा काला काला, ये आंखें टिम 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 करती थी उसकी, बाकी पूरा काला दिखता था वो, है ना, क्योंकि नज़र नहीं लगे। आजकल ज़माना चेंज हो गया, आजकल बोले 1 मंथ कंप्लीट, और उसको बढ़िया ड्रेस व्रेस पहना के ना पूरे ज़माने को बताते हैं, तो समय के हिसाब से। इसके बाद 2 मंथ कंप्लीट, तो वैसे ही जब वो 6 वीक का होगा, तब तक तो वो धीरे धीरे आपको समझने की कोशिश करेगा कि वो क्या, तुम क्या बोल रहे हो, मतलब, है ना, उसको समझने की कोशिश करेगा 6 वीक तक। इसके बाद बैबलिंग अबाउट 6 मंथ, आपने देखा होगा ना, जब वो 6 महीने का होगा तो थोड़ा सा बैबलिंग करने लग जाएगा, वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा हल्का फुल्का। ठीक है, इसके बाद 1 वर्ड स्टेज आती है अराउंड 1 ईयर, जब वो 1 ईयर का हो जाता है तब वो बोलता है माँ, पापा, मम्मी, खाना, है ना, ऐसा एक वर्ड बोलता है वो। कब बोलता है? अराउंड 1 ईयर। फिर 2 वर्ड स्टेज आती है अराउंड 18 मंथ्स, जब वो 1.5 साल का हो जाता है तो 2 वर्ड बोलने लगता है वो, है ना, कि पापा कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। इतना लंबा तो नहीं बोलता है ना, पर पापा कहाँ, आगे का नहीं आता उसको। इसके बाद में जब वो 2 से 4 साल का हो जाता है, उसके बाद में लॉन्ग अटरेंस होता है। ठीक है, लॉन्ग अटरेंसेस कब होता है? भाई 2 4 साल का हो गया फिर तो वो पीछे ही पड़ जाता है,
है ना, तो वो सब कुछ बोल लेता है, फिर जितने भी उसके आपने देखा होगा बच्चे अपनों से भी ज़्यादा बोलते हैं, इतने बोलते हैं कि बंदिश नहीं होते हैं। तो ये रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करें लैंग्वेज लर्निंग की। देखिए लैंग्वेज अभी आपका क्या हो गया, अभी आपका हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्वायर क्या होता है। अब आपका आएगा लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और चूंकि ये पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है आपका, तो ये यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आगे की जो आपको प्रॉपर क्लासेस है, ये जो पीडीएफ है, ये सब लेयर 3 एजुकेशन के अंदर जो कोर्स आपका चल रहा है उसमें मिलेगी। और कोर्स का फ़ायदा ये रहता है कि आपको, जैसे अभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिन जिन लोगों ने कोर्स बाय किया था, तो उनके मन में एक पॉजिटिवनेस थी कि यार मेरे पास सिस्टमेटिक कोर्स है, वो कभी भी उठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं। और जब कोर्स नहीं होता है हमारे पास, तो हमको ये भी समझनी पड़ती है एग्जाम तक कि पढ़ना कैसे है। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर वे में हम गाइड करेंगे, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोर्स बाय करना पड़ेगा, लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसे आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और वीडियो कोर्स, उसके नीचे ये पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम टाइम पे जाते हैं, जैसे अभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ, तो लोगों ने 1 से 2 दिन में सारी पीडीएफ फटाफट रिवाइज कर ली, क्योंकि वीडियो तो आपने एक बार देख ही रखा है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, तो आप ये वहाँ पे जाके ले सकते हैं, है ना। और लेयर 3 की फ़ीस सबसे कम है, मैं आपको बता दूं। हम फीस ऐसी रखते हैं ताकि हर स्टूडेंट पढ़ पाए। ठीक है, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, ये सब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, है ना। और कोर्स कैसे लेना है, देखिए कुछ नहीं करना है, लेयर 3 एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको देखिए ये ऐसा स्टोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, स्टोर ऑप्शन आएगा। फिर स्टोर ऑप्शन के अंदर इस तरीके से आपको कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कैटेगरी के अंदर इस तरीके से आपको कोर्स दिखाएगा, जैसे ये वर्ग 2 का है ना, तो वर्ग 2 का भी इस तरीके से कोर्स दिखाएगा। तो आप क्या करिएगा, उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो यहीं से आप बाय नाउ करना, एक ऑप्शन आएगा बंच माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, इसमें पे करना रहेगा आपको। तो जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा, कोर्स चालू हो जाएगा। कोर्स चालू होने के बाद आपको वो नीचे प्रोफाइल, मतलब उसमें कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट आएगा, स्टार्ट लर्निंग। जैसे आप स्टार्ट लर्निंग करेंगे तो आपका पूरा कोर्स चल जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी कोर्स है वर्ग 2 के लिए, और मैथ्स का भी कोर्स है। कोर्स से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी हो जाती है और समय बचता है। सबसे खास बात ये है, कर तो आप भी लेंगे इधर उधर से किधर से भी, लेकिन टाइम इतना थोड़ी मिलेगा आपको। और इसमें यह है कि आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये बुक मंगवा लेना, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, तो ये बुक आप मंगवा लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप घर बैठे आपको लिखने का समय बच जाएगा। ये ग्रामर है पूरी, आपके ग्रामर भी बहुत आएगी, अभी भी बहुत आई थी वर्ग 1 में। तो ये जो है, इसके लिए आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं नंबर आपको दे देता हूँ, 9977651282। इस पे एड्रेस सेंड कर देना, 500 रुपये इसका चार्ज है। आपको फ़ोन पे नंबर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना रहेगा, एड्रेस देना रहेगा, आपके घर बुक आ जाएगी। ठीक है, तो ये शानदार काम आपका हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आराम से अपने कमरे में शानदार तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।